गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे होती है लोकसभा, उसी तरह से यहाँ पे यूके के अंदर आपको हाउस ऑफ कॉमन्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 650 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। एंड जिस भी पार्टी को सरकार बनानी होती है, तो जैसे मेजोरिटी होती है, तो 326 सीट्स चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर यूके के अंदर चुनाव हुए हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए। एंड यहाँ पर हमें नोटिस करने को मिलेगा कि जो लेबर पार्टी है ना, उसने यहाँ पर 412 सीट्स प्राप्त की हैं। बेसिकली यहाँ पर अब की बार 400 पार हो चुका है। ठीक है। और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, उनको केवल और केवल 121 सीट्स मिली हैं। यानी कि जो ऋषि सुनक वाली पार्टी थी, वो यहाँ पर सत्ता से बाहर हो चुकी है, क्योंकि उनका काफी कम सीट्स यहाँ पे देखने को मिली हैं। एंड अब जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हैं आपके कीर स्टारमर जी। ठीक है ना। तो इन ये अब नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। एंड अकॉर्डिंगली यूके के अंदर हमें एक चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, वो थोड़ा सा सेंटर राइट की तरफ थी, मतलब हल्का सा झुकाव था उनका। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें यहाँ पर जो लेबर पार्टी है, ये थोड़ा सा इसका लेफ्ट की तरफ झुकाव ज्यादा है। राइट। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ना एक यूके में फार राइट पार्टी भी है, रिफॉर्म यूके। अब इनको सीट्स तो सिर्फ 5 ही आई हैं, पर अगर हम बात करें ना वोट परसेंटेज की, तो वोट शेयर इनका बहुत ज्यादा है, 14%, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से कहीं ना कहीं 10% ही कम है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि यार लेफ्ट का भी कुछ राइज हुआ है, क्योंकि देखो उनकी नंबर ऑफ सीट्स भी काफी आई हैं। पर जो फार राइट पार्टी है, रिफॉर्म यूके, उसका तो वोट शेयर बहुत ही ज्यादा हाई आया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये काफी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग इसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। दोस्तों, डेट है आज की 6 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है संपूर्णता अभियान के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा पता होगा। नहीं पता तो अभी बता देता हूं। दरअसल में 2018 के अंदर नीति आयोग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एडीपी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। यहाँ पर फोकस ये था कि जो 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो थोड़े अभी उतने अच्छे नहीं है, मतलब जहाँ पे अभी और डेवलपमेंट होना बाकी है, इनको हम अच्छे से कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस वजह से ये स्टार्ट किया गया। यहाँ पर फोकस था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट को और बेहतर करने के लिए। एंड अकॉर्डिंगली कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर टोटल 81 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर इनकी प्रोग्रेस को मेजर करना था कि हाँ एक्चुअल में हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलो ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 2023 के अंदर ना नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम कर दिया। पहला क्या था? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे बात करी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की। अब कुछ हमने देखे यार, कुछ ऐसे ब्लॉक्स थे देश भर में 500 के करीब, जो क्या थे, जहां पर गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रॉपर कवरेज नहीं था। तो हमने जब इन 500 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर भी कुछ की एरियाज बनाए कि यहाँ पर भी हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। राइट। एंड इनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हमने देखे कि इनकी प्रोग्रेस को हमने कैसे असेस करना है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आई। एडीपी और एबीपी क्या था, ये तो हमें समझ आया। अब नीति आयोग ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है क्या? संपूर्णता अभियान, मतलब लॉन्च करने वाला है। अब ये 3 महीने का एक इनिशिएटिव होगा, जहां पर फोकस किया जाएगा कि एडीपी और एबीपी, यहाँ पर ना 6 की इंडिकेटर्स का फुल कवरेज हो पाए। अब आप पूछेंगे ये क्या चीज है 6 इंडिकेटर्स? देखो, ये वाले 6 इंडिकेटर हैं। अगर हम बात करें एस्पिरेशन ब्लॉक्स की, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यहाँ पे ये होंगे कि आपकी जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत प्रेग्नेंट महिलाएं ने एंटीनेटल केयर के लिए यहाँ पे पहले ट्राइमेस्टर के अंदर यहाँ पे रजिस्टर किया, प्लस एट द सेम टाइम कितने प्रतिशत पर्सन को स्क्रीन किया गया फॉर डायबिटीज। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो हाइपरटेंशन के लिए है यहाँ पे। इस तरह से ना आपको टोटल 6 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एस्पिरेशन ब्लॉक्स केपीआईज। एंड इसी तरह से 6 आपको अलग और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए केपीआईज देखने को मिल जाएंगे। कुछ एक सेम भी हैं जैसे आपका एंटीनेटल केयर वाला, बाकी कुछ एक डिफरेंट भी हैं। ठीक है। तो ये कुछ 6 इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं संपूर्णता अभियान के अंतर्गत, ताकि यहाँ पर ना इन इंडिकेटर्स को हम यहाँ पे आने वाले टाइम्स के मतलब अंदर, यानी कि आने वाले 3 महीनों के अंदर हम यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करें। इसी वजह से यहाँ पे संपूर्णता अभियान यहाँ पे बनाया गया है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा एक आइडिया पता होना चाहिए, नीति आयोग का क्या रोल है वो आप आई होप समझ गए होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा जो प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर था, वो एक्सटेंड किया गया था 7 जुलाई तक। अब देखो 7 जुलाई तो कल ही आने वाली है, बस आखिरी के 2 दिन बचे हुए हैं। तो डेफिनेटली आप इस ऑफर को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे कम प्राइसेस पे आपको सारी चीज़ें आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो
प्रारंभ का कोर्स हो 2027 के लिए, प्रारंभ प्लस बीए डिग्री प्रोग्राम हो, प्लस एट द सेम टाइम हमारे जितने भी और कोर्सेज हैं, चाहे संकल्प है, प्रहार है, हमारा टाइटन बैचेस हैं, इनको भी आपको बहुत ही कम दाम के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। इन सब के जो लिंक्स हैं मैंने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, वहां पर जाके आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8071174446, आपको कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली 2 ही दिन बचे हैं, आज और कल का, इसको आप चांस को जाने मत दीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड के रिगार्डिंग। देखो अभी क्या हुआ है ना, एक कॉन्फ्रेंस हुई है इसके रिगार्डिंग, जिसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया बाय CSIR एंड CRRI, दैट इज सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एट न्यू दिल्ली। थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये स्टील स्लैग क्या होता है। स्टील तो आप समझते हो, बिल्कुल ठीक बात है। जब स्टील को बनाया जाता है ना, तो एक उसका बाय प्रोडक्ट निकल के आता है, मतलब स्टील बनाया साथ में कुछ और प्रोडक्ट भी निकल के आएंगे। तो होता क्या है ना, जब सेपरेट किया जाता है मॉल्टन स्टील को उसकी इम्प्योरिटीज से, उस समय के ऊपर जो बाय प्रोडक्ट निकल के आता है उसी को हम बोलते हैं स्टील स्लैग। तो ये एक मॉल्टन लिक्विड मेल्ट की तरह होता है, यहाँ पर आपको सिलिकेट्स ऑक्साइड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है। अब एक्चुअल में ना इंडिया में अच्छा खासा आप जानते हो स्टील का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करते हैं, एंड जब वो होगा तो उससे क्या होगा, साथ साथ स्टील मैन्युफैक्चर हो रहा है तो साथ साथ में स्टील स्लैग भी होगा। अब स्टील स्लैग को कहाँ पे यूटिलाइज करें, इसी के लिए ना अलग अलग हम यहाँ पे यूजेस यहाँ पे इसके हम देखते रहते हैं, आज हम सारे डिस्कस भी करेंगे। पर यहाँ पर आप नोटिस करोगे इसके स्टील स्लैग को एम्बैंकमेंट्स के अंदर, हाईवे शोल्डर्स के अंदर, हॉट मिक्स असफाल्ट पेमेंट्स के लिए अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो और इसकी एप्लीकेशन ना अभी तो बहुत और भी एक्सप्लोर करी जा रही हैं। प्लस एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, जो सॉइल की एसिडिटी होती है ना उसको ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे जापान, USA, उन्होंने तो ये चीज़ कर भी रहे हैं कि आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है यूजिंग स्टील स्लैग। इसके अलावा और हम बात करें, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो भी आपकी रोड बनती है स्टील स्लैग के माध्यम से, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और साथ साथ आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ये दोनों मिलकर यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम जो कर रहे हैं, तो जो स्टील स्लैग के थ्रू जो रोड बन रही है, वहां पर एक तो फायदा ये हो गया कि इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि आप नोटिस करोगे यार कि ये जो सारा का सारा स्टील स्लैग था, अब ये रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको हमें डिस्पोजल का कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, नहीं, लैंडफिल का बर्डन भी कम हो जाएगा क्योंकि हमने रोड बनाने के लिए यूज कर लिया ना, ऐसा नहीं हुआ कि ये लैंडफिल में चला गया। प्लस एट द सेम टाइम ऐसा देखा जाता है कि जो सड़कें स्टील स्लैग के थ्रू बनती हैं वो 30% सस्ती भी होती हैं एज कम्पेयर टू जो बाकी आपकी ट्रेडिशनल पेमेंट रोड्स होती हैं, प्लस लंबे समय तक चलती हैं, वेदर रेजिस्टेंट रहती हैं। इसके अलावा नेचुरल सोर्स का डिप्लीशन कम हुआ, आपका स्टील स्लैग का जो वेस्ट था वो हमने मैनेज कर लिया। आज के समय अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो कि 2030 तक 60 मिलियन तक पहुंच जाएगा। अब इसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हमने इसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं किया। तो अगर हम इससे रोड्स बना पा रहे हैं तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें, BRO ने भी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा भी यहाँ पर स्टील स्लैग रोड यहाँ पे बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एंड एक तरह से ना जो हमारा नीति आयोग का विजन भी है, वेस्ट टू वेल्थ, ये एक तरह का वेस्ट तो था स्टील स्लैग क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट था, इससे हमने यहाँ पे रोड के अंदर यूज कर लिया, तो वेल्थ जनरेशन एक तरह से यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड के बारे में जो हमें जानने चाहिए थे। नेक्स्ट हमारा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, कहाँ पे, उमरई मेघालय के अंदर। ये है इंडिया और मंगोलिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अब मंगोलिया आप जानते हो एक लैंडलॉक कंट्री है रशिया और चाइना के बीच में, राइट। यहाँ पर ना इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये जो एक्सरसाइज हो रही है, इसके माध्यम से हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं दोनों कंट्रीज की वो काफ़ी बढ़िया होंगी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कंडक्ट करने में हमें मदद मिलेगी। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर फोकस रहेगा आपके सेमी अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन के अंदर हम अपने ऑपरेशंस कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट के अंदर एक दूसरे को यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी के थ्रू यहाँ पे कोशिश करेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिस एक दूसरे की यहाँ पे सीख पाए। तो उमरोई मेघालय के अंदर यही यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है कोकिंग कोल के रिगार्डिंग। अब ये भी देखो एक ऐसा टॉपिक है कोकिंग कोल का जो काफी बच्चों को काफी कंफ्यूज कर देता है, पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप यहाँ पर ना पहले कोकिंग कोल और थर्मल कोल के बीच का अंतर जान लो। जब मैं बात करता हूँ ना कोकिंग कोल, तो दरअसल में ये वो तरह का कोल है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है हाई क्वालिटी कोक को प्रोड्यूस करने के लिए।
तो इसी से आपका हाई क्वालिटी कोल आपका प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना स्टील मेकिंग प्रोसेस की, तो वहाँ पर जो आपका कोल यूज़ होता है वो आपका कोकिंग कोल ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें देखो थर्मल कोल की, तो थर्मल कोल एक ऐसा कोल होता है जो बेसिकली आपके पावर जनरेशन में काम आ जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एंड बाकी यार चीज़ें भी आप देख पाओगे इसके कोकिंग कोल और थर्मल कोल के बीच का अंतर। अब एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना, इंडिया में जो ज़्यादातर आपको कोल देखने को मिलेगा, वो मेजरली कौन सा कोल होता है? वो मेजरली हमारा थर्मल कोल होता है, जिसको हम नॉन कोकिंग कोल यहाँ पे कहते हैं। और नॉन कोकिंग कोल होता है जो ना, उसमें आपको ऐश का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ दिक्कतें आती हैं कि जिस वजह से हम उससे स्टील मेकिंग प्रोसेस में नहीं यूज़ कर पाते। तो भारत की स्टील इंडस्ट्री पता क्या कर रही है? कोशिश कर रही है कि कोकिंग कोल को हम यहाँ पे अलग-अलग जगह से मँगा पाएँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया हो गया, मंगोलिया हो गया, ताकि हमारा जो सोर्सिंग है ना, कि कहाँ से हम इम्पोर्ट करवा रहे हैं कोकिंग कोल को, वो हम उसके सोर्सेज़ को डाइवर्सिफ़ाई कर पाएँ। इसी कोकिंग कोल को मेटलर्जिकल कोल, हाई क्वालिटी कोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? स्टील मेकिंग के अंदर आपको ये यूज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। कुकिंग कोल का आपका जो ऐश होता है ना, वो लो ऐश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये सबसे पॉइंट है, बाकी आप और चीज़ें भी यहाँ पे देख पाओगे जैसे सल्फर के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे इसको कोकिंग कोल को बिटुमिनस कोल का ही एक टाइप कई बार कंसिडर कर लिया जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में आप नोटिस कर पाओगे इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का, बट एट द सेम टाइम हम लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं कोकिंग कोल के। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी पूछा हुआ है, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है स्टील प्रोडक्शन। तो यानी कि ना हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है कुकिंग कोल की इम्पोर्ट के लिए। ठीक है। एंड डोमेस्टिक डिमांड की अगर हम बात करें तो लगभग 57 मिलियन टन हमें देखने को मिल जाएगी, जो कि मेजरली हम फुलफिल कैसे करते हैं? आपके इम्पोर्ट के माध्यम से ही। कोक प्रोडक्शन में बहुत सारे आपके बाई प्रोडक्ट्स जैसे टार, बेंजोल, अमोनिया सल्फेट, सल्फर, ये कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और हमें डिस्कस करना है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग। 4th ऑफ जुलाई अभी निकल के गई, ठीक है ना, और 4th ऑफ जुलाई को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है यूएस के इंडिपेंडेंस डे के रूप के ऊपर। तो इस बार 248th एनिवर्सरी थी यूएस की इंडिपेंडेंस डे की। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि 1776 के अंदर 4th ऑफ जुलाई को यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के द्वारा इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। एक्चुअल में क्या था, जो यहाँ पे यूएस के फाउंडिंग फादर्स थे ना, उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो ये 13 कॉलोनीज है ना, अब तो आज के समय 50 देखने को मिलती हैं स्टेट्स जो है, उस समय 13 कॉलोनीज हुआ करती थी। वो उस समय के जो किंग थे ब्रिटेन के, यानी कि किंग जॉर्ज 3, उनके यहाँ पे सब्जेक्ट्स की तरह यहाँ पे काम नहीं करेंगे। दे विल नो लॉन्गर बी द सब्जेक्ट्स और सबॉर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटेन किंग जॉर्ज 3, एंड इस तरह से उन्होंने अपने आप को फ्री एंड यूनाइटेड बोल दिया। तो वहीं से यूनाइटेड स्टेट्स की हमें स्टार्ट होती हुई एक तरह से देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे 4th ऑफ जुलाई 1776 को आपको ये अडॉप्ट किया गया। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे इक्वालिटी की बात करी गई, राइट्स की बात करी गई, ठीक है। एंड एक्चुअल में जो ये आइडियाज थे ना, ये बाद में दुनिया भर के और जो क्रांतियां हुई हैं उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। ठीक है, अमेरिका का जो पहली बार जो संविधान हमें देखने को मिलता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे राइट्स दिए गए, फंडामेंटल राइट्स बाद में आते हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू, वो अलग अलग कंट्रीज को यहाँ पे इंस्पायर करते हैं। एक्चुअल में आप नोटिस करो ना, ये जो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली यूएसए के अंदर, इसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस बहुत बड़े कारण थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्केंटिलिज्म हो गया, ठीक है ना, इससे कहीं ना कहीं फोकस ये था कि यूके का, इंग्लैंड का बेसिकली, कि अपने आप को नेशन वेल्थ को और बेटर करें, और कॉलोनीज का कोई ध्यान ही नहीं रखता था। तो यूएसए का कंसर्न यही था कि भाई आप जिस तरह के एक्ट लेके आ रहे हो, जैसे नेविगेशन एक्ट हो गया, तो इसके माध्यम से यूएसए क्या करता था, बाकी और कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता था, उसको कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बना दिया गया ब्रिटेन के ऊपर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। प्लस एट द सेम टाइम ऐसे ऐसे टैक्सेस लेके आए जाते थे ना, जैसे टी एक्ट तो अपने आप में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट निकल के आया, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ना जो यहाँ पे बात थी कि भाई इनसे आप टैक्सेशन तो ले रहे हो पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे दे, तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जो नारा था वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ताकि एक्चुअली इनकी भी से हो वहाँ की ब्रिटेन की जो संसद के अंदर, राइट। प्लस एट द सेम टाइम इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट अपना यूके का बहुत ज़्यादा था। तो इसी वजह से ना जो डिफरेंट डिफरेंट लोग थे यूएसए के अंदर, वो हमें सामने आते हुए देखने को मिल जाते हैं। जैसे उनके अंदर आप बात कर सकते हो जॉर्ज वाशिंगटन की, आपने नोटिस किया होगा, राइट। जॉर्ज वाशिंगटन तो चलो एक नाम थे ना, पर जॉर्ज वाशिंगटन के साथ ही साथ आपको यहाँ पर थॉमस जेफरसन का नाम देखने को मिल जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जॉन एडम्स हो गया, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट और भी रोल यहाँ पे इनके द्वारा प्ले किया गया। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे 4th ऑफ जुलाई के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों आज की डिस्कशन तो हमने करी, पर आपको अब टाइम आ गया है कुछ आपको क्वेश्चंस के आंसर देने का।
दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, पीवाईक्यूज हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है, राइट। इसके साथ ही मैंने कल भी आपको होमवर्क दिए थे दो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ने पूछा था कि इनमें से किस रूलर ने यहाँ पे पोर्टुगीज को परमिशन दी थी कि भटकाल के अंदर यहाँ पे एक फोर्ट बना पाए। दरअसल में इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण देवा राय जी। दरअसल में आप नोटिस करोगे विजयनगर एम्पायर के जो तुलुवा डायनेस्टी थी उसके किंग थे कृष्ण देवा राय, एंड बहुत अपने यहाँ पे पॉपुलर रूलर थे ये। 1509 से लेकर 1530 तक यहाँ पे इनका रूल था। एंड एक्चुअल में इस टाइम के ऊपर ना इनके पोर्टुगीज के साथ काफी अच्छे संबंध रहे, स्पेशली जब मैं बात करता हूँ एल्बरकू की, राइट। जो पोर्टुगीज गवर्नर थे उनके द्वारा यहाँ पे परमिशन मांगी गई थी कि भटकाल के अंदर एक फोर्ट खोलना है, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे इन्होंने ग्रांट कर दिया। तो इस वजह से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था रेनफॉल के रिगार्डिंग। देखो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, ये स्टेटमेंट्स अपने आप में काफी आसान थी। रेनफॉल को कहते हैं वन ऑफ द रीजंस कंसीडर किया जाता है फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। बिल्कुल, देखो वेदरिंग ऑफ रॉक्स तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपने एनसीईआरटीज भी अगर पढ़ी है ना अच्छे से, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर लोगे। तो बिल्कुल रेनफॉल एक मेजर कंसिडरेशन है ही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं वेदरिंग की, किस तरह से आपका जो डेनुडेशन हो गया प्रोसेस हो गया, कैसे रॉक्स आपकी डिकम्पोज होती हैं, जैसे जैसे वो एयर एंड वाटर के एक्सपोजर के साथ आती हैं, तो ये तो चीजें आप पढ़ते ही हो, बिल्कुल ठीक बात है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो रेन वाटर के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको देखने को मिल जाएगा सोल्यूशन के अंदर, एंड डेफिनेटली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिल जाता है। ये स्टेटमेंट्स तो सबको पता होंगे कि भाई ये तीनों स्टेटमेंट पक्का ही ठीक है। अब आपको ये देखना था कि यार ये कैसे कैसे एक्सप्लेन करती हैं। तो यहाँ पर ना ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसमें ऑप्शंस पढ़ो। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड दोनों स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रही हैं, राइट। ये बाकी तो पहले सी और डी तो आपके पहले ही गलत हो गए, यहाँ तो कुछ कुछ स्टेटमेंट गलत बोली गई हैं, ऐसा नहीं है। अब आपको कंफ्यूजन ए और बी में हो सकती है। अब एक्चुअली आप नोटिस करो, बात आपकी सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये कारण भी बनते हैं एक तरह से कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो जाती है रेनफॉल की वजह से, एंड इवन आपका थर्ड वाला भी यही बात बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, उस वजह से आपका जैसे फेरिक ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, उनका फॉर्मेशन होता है, एंड अकॉर्डिंगली वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एक्चुअल में ना दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट भी थी एंड दोनों की वजह से पहला स्टेटमेंट हो भी रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी आई थिंक पहली बार पूछा है, जहाँ पे दो स्टेटमेंट दे दी और पूछा कि क्या वो एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग भी फ्यूचर के अंदर एक्सपेक्ट और कर सकते हो यूपीएससी के द्वारा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आज का आपका होमवर्क ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगी, इनका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो इनमें से कौन सा ठीक है। एंड कल जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर हम बात करें सेरा ब्लू ओरिजिन प्रोग्राम की, तो ये स्टेटमेंट अपने यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें, तो यहाँ पर जो गवर्निंग बोर्ड को चेयर करने वाले वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया होस्ट करेगा इस मीटिंग, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। जादुई पिटारा की बात करें तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, एंड स्नो ब्लाइंड मालवेयर भी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IS ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।